कंसेंट इंग्लिश में कहें तो परमिशन, हिंदी में कहें तो सहमति। किसी भी रिलेशनशिप के लिए कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम बात करें फिज़िकल रिलेशनशिप। फिज़िकल रिलेशनशिप में दो लोगों की आपसी सहमति को ही कंसेंट कहा जाता है। बट कई बार हम कंसेंट को सिर्फ हाँ या ना में डिवाइड करते हैं। पर क्या एक व्यक्ति जो मेंटली स्टेबल नहीं है या अपनी मानसिक स्थिति में नहीं है, क्या वो अपना कंसेंट दे सकता है? क्या कोई किसी दबाव में कंसेंट दे सकता है? या अगर वो होश में नहीं है तो क्या वो अपना कंसेंट दे सकता है? हाय गाइस, आई एम प्रीति, योर इनसिक्योर मिस, और मैं आ गई हूँ वापस नई वीडियो के साथ। कहते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप का दो तरफा होना ज़रूरी है। क्या अगर एक रिलेशनशिप में एक इंसान अकेला इन्वॉल्व है और दूसरे पे दबाव डालकर उसको एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कराता है, क्या वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एक रिलेशनशिप एक जस्टिफाइड रिलेशनशिप है? कई बार ये गलती हो जाती है हमारी एक रेप केस को समझने में। कई बार हम खुद रेप केस में जस्टिस की डिमांड तो करते हैं, बट हम रेपिस्ट को खुद ही निर्दोष करार देते हैं। जैसे कई बार हमने खुद कहा होगा, यार लड़की की मर्जी थी, साथ में गई थी तो मर्जी ही होगी, उसी के साथ रहती थी। ऐसी ही एक गलती हुई हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय से 1970s के दशक में। आज बात करने जा रहे हैं हम उसी स्टोरी, जिसने हमारे लॉ को बदलने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने कानून के, कॉन्स्टिट्यूशन के उन पन्नों को ही बदल दिया, जिसने रेप को सिर्फ हाँ या ना के बेसिस पे डिवाइड किया था। हाय गाइस, आई एम प्रीति, योर इनसिक्योर मिस, एंड आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। कहते हैं कंसेंट सिर्फ हाँ ना तक सीमित नहीं है। क्या दो लोगों में से अगर एक पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं है या अपने होश में नहीं है, क्या उसका कंसेंट माना जाएगा? क्या सामने वाला अगर किसी दबाव में है तो क्या हम उसकी सहमति मान सकते हैं किसी रिलेशनशिप में? एग्जैक्टली। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1970s के दशक में हमारे सामने आया। महाराष्ट्र के गिढ़चिरौली क्षेत्र के देसाईगंज ज़िले में एक लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र 14 से 16 वर्ष के बीच में थी। उसका नाम एज यूजुअल कोई नहीं जानता था। हमारे न्यूज़ चैनल्स और रिपोर्टर्स ने उसका नाम मथुरा रख दिया था। मथुरा के माँ बाप नहीं थे, दो भाई थे, जिनमें से एक के साथ वो गांव में रहा करती थी। डेली अर्निंग के लिए वो घर घर जाके काम किया करती थी। जब वो घर घर जाके काम करती थी, उसकी मुलाकात वहाँ अशोक से होती है। अशोक और उसकी मुलाकात जैसे जैसे बढ़ती है, अशोक और उसमें प्रेम हो जाता है। दे फॉल इन लव विद ईच अदर। जब अशोक मथुरा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, मथुरा हाँ कह देती है। मथुरा के भाइयों ने अशोक के खिलाफ FIR दर्ज कराई कि उसने मथुरा का किडनैप किया है और उसे ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन की ओर धकेला है। 26 मार्च 1974 को मथुरा, उसके परिवार, अशोक और उसके परिवार को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। उनसे कुछ सवाल किए जाते हैं, उसके बाद सबको घर जाने के लिए कह दिया जाता है। बस मथुरा को वहाँ रुकने के लिए कहा जाता है और उससे कहा जाता है कि अभी आपसे कुछ सवाल करने बाकी हैं। मथुरा वहाँ रुक जाती है। रात के करीब 10:30 बजे दो पुलिस कांस्टेबल्स मथुरा को एक कमरे में ले जाते हैं, वहाँ उसके साथ रेप करते हैं। जब ये इंसिडेंट होता है, दोनों पुलिसकर्मी होश में नहीं थे क्योंकि वो शराब के नशे में थे, जिसकी वजह से एक पुलिसकर्मी मथुरा के साथ रेप करता है और दूसरा पुलिसकर्मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नशे में होता है, वो मथुरा के साथ रेप नहीं कर पाता, पर वो मथुरा के साथ छेड़खानी ज़रूर करता है। दोनों ही पुलिसकर्मी मथुरा को डराते हैं, धमकाते हैं कि वो बाहर जाके किसी से कुछ ना कहे, पर मथुरा डरने वालों में से नहीं थे। मथुरा बाहर आके अपने भाइयों को और अपने परिवार को सारी बात सुनाती है। उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि वो चुप नहीं रहेंगे और इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे। ये केस 1 जून 1974 तक सेशंस कोर्ट में चला। सेशंस कोर्ट ने 1 जून 1974 को अपना पहला जजमेंट पास किया और ये जजमेंट बहुत ही शर्मनाक था। जजमेंट आया कि मथुरा वर्जिन नहीं है। एज पर 2 फिंगर टेस्ट ये प्रूफ हुआ था, और क्योंकि मथुरा वर्जिन नहीं है तो उसके साथ रेप हो ही नहीं सकता। इसीलिए दोनों ही पुलिसकर्मी निर्दोष करार किया। पर मथुरा यहाँ रुकी नहीं, ना ही वो डरी। उसने हिम्मत से काम लिया और उसने इस जजमेंट के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला मथुरा के फेवर में दिया। किसी भी तरह के दबाव को कंसेंट नहीं माना जा सकता, इसीलिए दोनों पुलिसकर्मियों को 1 से 5 साल की सज़ा सुनाई गई। 1 साल उस पुलिसकर्मी को जिसने मथुरा के साथ छेड़खानी की थी,
और 5 साल उस पुलिसकर्मी के लिए जिसने मथुरा के साथ रेप किया था। खैर ये कहानी यहाँ नहीं रुकती। 1979 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आप या मैं सोच भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस रीओपन करके उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको डिसमिस किया और कहा दोनों ही पुलिसकर्मी निर्दोष थे, क्योंकि मथुरा वाज यूज्ड टू हैविंग सेक्स। मतलब मथुरा वर्जिन नहीं थी, मतलब उसे सेक्स करने की आदत थी। इसका मतलब उसके साथ जो रेप हुआ था वो रेप था ही नहीं। इनफैक्ट जिसने ये कहा, जब ये इंसिडेंट हुआ दोनों ही पुलिसकर्मी बहुत ज़्यादा नशे में थे, तो मथुरा ने ही उन्हें उकसाया होगा और अपने प्रेमी यानी अशोक के सामने मासूम बनने के लिए झूठ बोला। ये जजमेंट जितना ही वाहियात था उतना ही ज़्यादा आक्रोश जनता की ओर से देखने को मिला। चारों तरफ नारे लगे, आंदोलन हुए, तोड़फोड़ मची, जिसके चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 लॉ प्रोफेसर्स उपेंद्र बख्शी, राघवेंद्र केलकर, ललिता सरकार ने लॉयर सुंदरा दिगंबर के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने उनके फैसले को हाईली क्रिटिसाइज किया और उनसे अपना फैसला बदलने की रिक्वेस्ट की। हालांकि देश में इस तरह के नारे, आंदोलन देख के सुप्रीम कोर्ट ने केस पे पुनः विचार करने के लिए सोचा तो सही, बट स्टिल एज पर देम वाज नॉट विक्टिम। मथुरा विक्टिम थी ही नहीं, क्योंकि वो वर्जिन नहीं थी। कितनी अजीब बात है ना, हमारे देश में रेपिस्ट से ज़्यादा विक्टिम के कैरेक्टर्स पे उंगलियां उठाई जाती हैं। रेपिस्ट से ज़्यादा पीड़िता से या पीड़ित से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंसान सामने आए भी तो कैसे, उसे पता है अगर वो आएगा भी सामने तो उससे इतने सवाल पूछे जाएंगे कि उसके पैर खुद लड़खड़ा जाएंगे। हमारे देश में FIR करने से जजमेंट तक का रास्ता बहुत लंबा है और इस रास्ते को बहुत कम लोग ही तय कर पाते हैं। हालांकि इसी दौरान हमारे देश में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ पास हुए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आवर कंट्री स्टूड टुगेदर फॉर अ विक्टिम, फॉर अ रेप विक्टिम। रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 376 में 4 नए भाग ऐड किए गए। इसके अकॉर्डिंग कोई भी पुलिस ऑफिशियल, कोई सरकारी अधिकारी, कोई बल संस्था या महिला संस्था या फिर किसी अस्पताल का मालिक अगर अपनी निगरानी में किसी औरत के साथ रेप करता है तो वहाँ पे उसे 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। उसके अलावा एविडेंस एक्ट में सेक्शन 114A ऐड किया गया है। अगर कोई पीड़िता या विक्टिम ये कहती है कि उसके साथ बनाए गए रिलेशनशिप में उसका कंसेंट नहीं था, तो कोर्ट को ये चीज़ माननी होगी अगर उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है तो। हालांकि केस ने लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस ज़रूर करे, पर ज़रूरत सिर्फ लॉ में चेंज की नहीं है, ज़रूरत हमारी सोच में चेंज की भी है। क्यों मथुरा को वो सब झेलना पड़ा? क्यों अगर मथुरा के साथ रेप हुआ तो सेशंस कोर्ट में ही जस्टिस नहीं मिला? क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट से सही फैसला मिलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को डिसमिस किया? ऐसे बहुत से सवाल आते हैं हमारे मन में। इन्हीं सवालों से बड़ी बात है इस दौरान मथुरा ने क्या झेला, मथुरा ने कितना ह्यूमिलिएशन झेला। फैक्ट ये है, कंसेंट सिर्फ हाँ ना से संबंधित नहीं है। अगर कोई चुप है या किसी दबाव में रह के अपना फैसला नहीं बता पा रहा तो हम उसे कंसेंट नहीं समझ सकते। आज भी हमारे देश के हर कोने में ऐसी हजारों मथुराएं जो सामने तो आती हैं, कैरेक्टर्स पे इतनी उंगली उठाई जाती है कि या तो वो चुप हो जाती हैं या वो जस्टिस की उम्मीद ही छोड़ देती हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि हमें लॉ चेंज करना है, ज़रूरी ये है कि हमें अपनी सोच बदलनी है। बहुत तो चेंज हो जाएगा, पर क्या हमारी सोच चेंज हो पाएगी इस लॉ के साथ? For such more videos, stay tuned to this channel. Make sure that you hit the like button, subscribe the channel, comment below down, and yes, do not forget to hit the bell icon over there.